जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। डॉन लीक्स वाले तारिक फातमी पिछले दिनों गए वाशिंगटन, लेकिन अब हुकूमत कह रही है कि वो सरकारी दौरा नहीं था, वो उनका निजी दौरा है। इसकी तफसीलात बताऊंगा। बिलावल ने फॉरेन ऑफिस के हवाले से कुछ चीज़ों को हाईलाइट किया है, कुछ चीज़ों के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। और तीसरी खबर, ईरान और इसराइली एजेंट्स और ईरान के अंदर मौजूद मगरबी सफारतकारों के हवाले से है। कुछ ऐसी फुटेजेस हैं जो पहले मीडिया के ऊपर नहीं आई हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। मैं शुरू करता हूं ईरान वाली स्टोरी से। मुझे पता आप में से बहुत सारे दोस्तों को होगा कि पहले वो डॉन लीक्स वाले तारिक फातमी साहब की स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करूं, लेकिन वो भी आगे चल के मैं शेयर करता हूं, उसकी बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। लेकिन ये जो स्टोरी है इसराइली एजेंट्स वाली, इसराइली एजेंट्स पकड़े गए हैं जनाब ईरान के अंदर, और उनसे कुछ फर्नीचर पकड़ा गया है। आपको याद होगा कि इसी चैनल के ऊपर मैंने गुज़िश्ता बरस एक वीडियो बना के आपको बताया था कि इसराइल ईरान के अंदर कार्रवाइयां इस तरह करता है कि वो फर्नीचर के अंदर चीज़ों को नस्ब कर देते हैं, डिवाइसेस को। वो फर्नीचर जो आ रहा होता है या कोई इक्विपमेंट हो वो जा रहा होता है, मुख्तलिफ जो उनके जौहरी प्लांट हैं या दीगर उनकी जो हसास तनसीबात हैं वहाँ वो जा रहा होता है, और जाके वो वहाँ पे फिट हो जाता है, पड़ा रहता है। जब इसराइल को ज़रूरत महसूस होती है वो लोग उस दिन वहाँ पे कार्रवाई डाल देते हैं। और अक्सर ये होता है कि जब भी कोई प्लांट खुलने लगता है उससे 24 घंटे पहले वहाँ पे कोई आग लग जाती है, कोई धमाका हो जाता है। इस तरह की खबरें अक्सर ईरान से आती हैं। और सम टाइम ये जो डिवाइसेस हैं ये फर्नीचर्स के अंदर 6-6, 7-7, 8-8 साल पड़ी रहती हैं। ये तमाम तर तफसीलात मैंने अपनी वीडियो के अंदर गुज़िश्ता बरस आपको बताई थी। तो साबिक इसराइली वज़ीर आज़म ओहद ओलमत साहब ने कहा कि ये जो धमाका खेज मवाद फटा है नतनज में, ये तो 10 से 15 साल पहले हम वहां पे नस्ब कर चुके हैं और अभी जाके उसको एक्टिवेट किया गया। अब ईरान के जो सीक्रेट सर्विस है, उनके जो एजेंट्स हैं, उनकी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उन्होंने कुछ इसराइली एजेंट्स को पकड़ा है उनके बकौल, और उनसे फर्नीचर उन्होंने पकड़ा है। इस दफा वो फर्नीचर पकड़ा गया, और उस फर्नीचर की आप ये तस्वीर भी देख सकते हैं। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह डिवाइस जो है वो वहां पे नस्ब है उनके अंदर। तो इस फर्नीचर के उनका अब ये कहना है कि ये जा रहा था फर्नीचर इस्फहान, वहां पे उनकी एक असास तनसीब है, तनसीबात हैं असास, वहां पे इसने जाना था। और फिर जब ये वहां पे चला जाता तो जब भी इसराइल का मूड होता वो इनको एक्टिवेट कर देते और वहां पे अंदर इसको उड़ा देते, और वो पूरी तनसीब या जो जितने भी आगे पीछे उसके इक्विपमेंट है वो तबाह हो जाता। इस हवाले से एक और खबर भी मैंने आपको बताई थी कि किस तरीके से जो ईरान के अंदर एक साइंटिस्ट को मारा गया था, वो भी रिमोट कंट्रोल, जिसे आप कहते हैं गन के जरिए मारा गया, जो सैटेलाइट से कंट्रोल हो रही थी। तो बहुत सारी इस तरह की कार्रवाइयां ईरान के अंदर इसराइल करता है। अच्छा, उसके साथ साथ गुज़िश्ता चंद माह के दौरान ईरान के अंदर एक और चीज हुई है। ईरान के अंदर सीनियर सफारतकारों के अहले खाना को गिरफ्तार किया गया, मगरबी सफारतकारों को। अगर आप मगरबी सफारतकारों की बात करें तो सीनियर एक बरतानवी डिप्लोमेट गिरफ्तार हुए, एक जो है ऑस्ट्रियन सफारतकार उनकी जोजा गिरफ्तार हुई, उसके साथ साथ कुछ एकेडमिक्स वगैरह भी गिरफ्तार हुए। ये वो सब लोग थे जो ईरान के बकौल उनके मुल्क के अंदर जासूसी कर रहे थे। इनकी बाकायदा वहां पे इनके पीछे जो ईरान की सीक्रेट सर्विस वगैरह वो इनके पीछे लगी रही, इनकी फुटेजेस बनाती रही, ड्रोन्स के जरिए इनकी फुटेजेस बनाई गई हैं। उसमें आप देख सकते हैं कि जनाब ये कहीं पे सैंपल इकट्ठे कर रहे हैं, कहीं पे ये फोटो ले रहे हैं, कुछ उस एरियाज में जा रहे हैं जहां पे नहीं जाना चाहिए, वहां पे नमक के सैंपल्स ले रहे हैं, किसी जगह पे जनाब वो दीगर चीजों के सैंपल्स ले रहे हैं। बुनियादी तौर पे वो देख रहे हैं कि जौहरी प्रोग्राम के हवाले से कहाँ पे तजर्बात हो रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है। और इस हवाले से जिस तरह शोर पड़ता है ना मीडिया के अंदर, जब भी ईरान के अंदर कोई मगरबी सफारतकार या कोई ऐसा शख्स गिरफ्तार हो तो एकदम से मीडिया के अंदर एक कैंपेन शुरू हो जाती है। लेकिन इस दफा मगरबी मीडिया के अंदर उस तरह हमें शोर नजर नहीं आया। उसकी बुनियादी वजह ये ईरानी बता रहे हैं कि ये जो एविडेंस है जो उन्होंने सामने रखा है, जिसमें देख सकते हैं कि फुटेजेस के जरिए दिखाया गया कि किस तरह ये लोग क्या कुछ कर रहे हैं, तो इस वजह से ज्यादा इस दफा शोर नहीं मचाया जा रहा। इसमें जो एक चीज है, इसमें एकेडमिक्स भी हैं। आपको पता है कि एकेडमिक्स दुनिया के दूसरे मुल्कों में जाके तहकीकात करते हैं, रिसर्च करते हैं, दरसो तदरीस का काम करते हैं। तो उनमें कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो इस सिलसिले में एक्सचेंज प्रोग्राम्स पे आए हुए थे, तो वो भी इस ये जो सारा एस्पिनॉज था, या जिसे आप कह सकते हैं कि ये सारा जासूसी का अमल था ईरान के बकौल, उसमें वो भी शामिल हैं। जो यकीनन अब ऑब्वियसली अगर कोई पढ़ने लिखने कहीं गया हुआ और जासूसी कर रहा है, उससे तो फिर आपको पता है कि ट्रस्ट जो है वो पढ़ने लिखने वाले लोगों पे, एकेडमिक्स के ऊपर ट्रस्ट जो है वो कम होगा। तो ये ईरान से एक ऐसी खबर है जो अभी तक उस तरह मगरबी मीडिया ने नहीं उठाई,
کیونکہ اس کے اندر ایویڈنس اتنا زیادہ ہے ایران کی حکومت کے بقول کہ ان کو پتا ہے کہ یہ اگر جوں یہ اس کو اٹھائیں گے تو پھر ان کو ایکسپلین کرنا پڑے گا کہ یہ کیا کر رہے تھے اور کیوں کر رہے تھے. تو وہ خبر جو گزشتہ برس ہم نے آپ کو فرنیچر کے حوالے سے دی تھی، آج آپ کو ہم نے فرنیچر دکھا بھی دیا، ایرانیوں نے پکڑ بھی لیا اس دفعہ کہ وہ کس طرح جا کے وہاں پہ نصب ہوتا ہے، اور جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ کئی برس وہاں پہ نصب رہے، اس کے بعد وہ اس کو ایکٹیویٹ کریں. اچھا، دوسری خبر میں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ڈان لیکس والے طارق فاطمی صاحب. آپ کو یاد ہے کہ ایک ڈان لیکس ہوئی تھیں پاکستان کے اداروں کے خلاف، ایک اس طرح کی خبر لگی تھی کہ پاکستان کے اندر ایک طرح سے طوفان آ گیا تھا. اس وقت جنرل راحیل شریف اس وقت آرمی چیف تھے، اور بعد میں جب تحقیقات ہوئیں تو طارق فاطمی جو اس وقت کے ایڈوائزر تھے پرائم منسٹر صاحب کی کابینہ میں تھے، ان کو نکال دیا گیا تھا، ان کو فارغ کر دیا گیا تھا طارق فاطمی صاحب کو. لیکن جب سے یہ نئی حکومت آئی ہے، طارق فاطمی صاحب اب دوبارہ اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پی ایم ہے شہباز شریف صاحب کے. تو اب وہ گئے جی واشنگٹن، کچھ دن قبل وہ واشنگٹن گئے. واشنگٹن جا کے وہاں پہ انہوں نے ملاقاتیں کی. پہلے تو امبیسی کے اندر ان کو بریفنگ دی گئی. ہماری جو وہاں کی امبیسی ہے اس نے اس حوالے سے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ بھی بتایا کہ جی وہ آئے ہوئے ہیں ایڈوائزر صاحب، اور وہ جناب اہم لوگوں سے ملیں گے. انہوں نے پورے اس کے اوپر باقاعدہ طور پہ ٹویٹر کے اوپر اعلان کیا. اس کے بعد یو ایس کی جو ڈپٹی سیکرٹری ہیں، ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ وینڈی شرمن، ان سے ان کی ملاقات ہوئی. وینڈی شرمن نے بھی اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ کہا کہ میری ان سے ملاقات ہوئی ہے. تو یہ کافی ان لوگوں سے وہاں پہ ملاقاتیں وغیرہ کرتے رہے، اور یہ آفیشل دورے کے اوپر تھے ایک طرح سے. اب جب دفتر خارجہ سے پوچھا گیا ایک بریفنگ کے دوران کہ یہ جو گئے تھے طارق فاطمی صاحب، ان کی کیا آؤٹ کم ہوئی، انہوں نے وہاں پہ کیا کیا، تو آگے سے دفتر خارجہ کہتا جی وہ تو نجی دورے پہ تھے، ان کو تو ہم نے بھیجا ہی نہیں، ان کو تو حکومت نے بھیجا ہی نہیں. اب یہ اپنا موقف کیوں تبدیل کر رہے ہیں؟ موقف اس لیے تبدیل کر رہے ہیں یقیناً اسٹیبلشمنٹ کو، فوج کو اس حوالے سے تحفظات ہوں گے. یہ شخص جو ڈان لیکس والے ہیں، جن کے اوپر ڈان لیکس کا الزام تھا، اس دفعہ انہوں نے ادھر جا کے کیا باتیں کی ہوں گی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے یہ لوگ حکومت میں آ رہے تھے تو آپ کو نہیں پتا تھا کہ پھر اسی قسم کے کرداروں کو وہ لگائیں گے. تو ابھی تو تحفظات ہو سکتے ہیں آپ کو کہ جناب کہ وہ جا کے ادھر پتہ نہیں کیا بات کریں گے. اور اس وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ یہ ان کا نجی دورہ تھا، کہ آل دو کہ پہلے یہ کہا گیا کہ جناب وہ وہاں پہ جا کے پاکستان کے لیے اور جو یو ایس اور پاکستان کے درمیان کوآپریشن ہے اس کو بڑھائیں گے، پاکستان کے جو مشکلات ہیں اس کو نکالنے کے لیے بات چیت ہوگی اس کے اوپر. لیکن یقیناً اور بھی بات چیت ہوئی ہوگی، بہت زیادہ دیگر چیزوں پہ بھی ڈسکشن ہو سکتی ہے. کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہے، جب آپ جاتے ہیں تو آپ مختلف چیزوں کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں، اور ہونی بھی چاہیے. جب آپ ایک آفیشیل دورے پہ گئے ہوئے ہیں، اسٹیٹ آف پاکستان کے وہ ایڈوائزر ہیں، وزیر اعظم کی کابینہ کے ممبر ہیں، لیکن بعد میں اچانک دفتر خارجہ نے کہہ دیا کہ جناب یہ تو ان کا ذاتی دورہ تھا. اب اس کے اوپر امریکنز بھی پریشان ہیں کہ بھائی وہ ان کا ذاتی دورہ تھا، ادھر وہ ہمیں آ کے مل کے چلے گئے، اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ذاتی دورہ. اب یہ آپ خود دیکھ لیں نا، کوئی ڈپلومیٹ آئے اس کو اتنا پروٹوکول دیا جائے، یو ایس ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ جو ہے وہ اس سے ملے، دیگر جگہوں پہ وہ جائے، اور بعد میں پتا چلے کہ جی وہ تو ذاتی دورے پہ تھا. کل میں ذاتی دورے پہ جاؤں گا یا آپ ذاتی دورے پہ، نجی دورے پہ جائیں گے، تو کیا ہمیں کوئی اس طرح ملے گا؟ کیا امبیسی ہمیں پہلے بریفنگز دے گی، پاکستان کی امبیسی؟ تو یہ ایک بڑی پریشان کن صورتحال ہے. لیکن مجھے اس میں لگتا ہے یہی کہ وہ جو ڈان لیکس والا مسئلہ ہے، اب اسٹیبلشمنٹ کو جب پتا چلا ہوگا کہ یہ شخص گیا ہوا ہے تو انہوں نے آگے سے کوئی بات کی ہوگی، اور اب حکومت کو ڈر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ناراض نہ ہو جائے. تو بھائی اسٹیبلشمنٹ نے ناراض ہونا ہوتا تو وہ آپ کو لے کے کیوں آتے ہیں؟ ان کو اگر اتنی فکر ہوتی تو وہ اتنی آپ کی مدد کیوں کرتے حکومت میں آنے کی؟ تو اینی وے اسٹیبلشمنٹ کو خود بھی سوچنا چاہیے کہ جب اس طرح کے لوگ آئیں گے حکومت میں تو پھر آبویسلی یہ ان کی ٹیم کا کور ٹیم کا حصہ ہیں، یہ تو رہیں گے. آپ کو اس کے اوپر تحفظات ہو سکتے ہیں ڈان لیکس کے حوالے سے، لیکن حکومت کو کوئی تحفظات نہیں ہے ان کے حوالے سے، اور اسی وجہ سے وہ گئے ہوئے تھے. اب یہ ایک معمہ بن گیا ہے کہ کیا یہ ان کا نجی دورہ تھا یا پھر یہ ان کا سرکاری دورہ تھا. ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں مزید چیزیں کچھ سامنے آئیں. اچھا، ایک اور چیز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، بلاول صاحب نے خط لکھا ہے جناب مفتاح اسماعیل صاحب کو. مفتاح اسماعیل صاحب سے غالباً انہوں نے کوئی ایک آدھی میٹنگ بھی کی ہے. بلاول کو تحفظات ہیں کہ جو ہمارے ڈپلومیٹس ہیں بیرون ملک، ان کو کچھ الاؤنسز ملتے ہیں، ہاؤس رینٹ الاؤنس، دیگر الاؤنس، اس کے اوپر بھی اب ٹیکس لگ گیا ہے. ٹیکس کیوں لگا ہے؟ ٹیکس لگا ہے جناب آئی ایم ایف کے کہنے پہ. آئی ایم ایف نے یہ کہا ہے، اب میں یہ مذاق نہیں کر رہا آپ کے ساتھ، آئی ایم ایف نے یہ کہا ہے کہ جو تمہارے ملک کے سفارتکار ہیں، جو دوسرے ملکوں میں تعینات ہیں، جو تمہاری آزاد خارجہ پالیسی بنائیں گے،
उनके ऊपर तुम टैक्स लगाओ, जो तुम्हें उनको टैक्स फ्री अलाउंस देते हो उसके ऊपर टैक्स लगाओ। तो अब ये जो आज़ाद खारजा पॉलिसी बनाने वाली हुकूमत आई है, इन्होंने ये फैसला किया है कि ये जो हमारे सफारतकार हैं जो उनको अलाउंसेस मिलते हैं उसके ऊपर टैक्स लगेगा। बिलावल ने खत लिखा है, मिफ्ता इस्माइल साहब से बात की है कि जनाब ये टैक्स लगेगा तो ये लोग काम नहीं कर सकेंगे, इनको वहां पे जो है अपने सर्वाइवल का मसला बन जाएगा, पैसे की कमी होगी। ये इसके ऊपर तो मैं आता हूं, लेकिन आप इससे अंदाजा लगा लें कि हम आज़ाद खारजा पॉलिसी क्या बनाएंगे। हम तो अपने सफारतकारों की तनख्वाह और मरात भी खुद डिसाइड नहीं कर सकते। ये हालत है हमारी कि IMF हमें बता रहा है कि जो तुम्हारा सफारतकार, डिप्लोमेट, दीगर अमला जो दूसरे ममालिक में तैनात है, जिसने वहां पे पाकिस्तान की नुमाइंदगी करनी है, जिसने वहां पे पाकिस्तान का मुकदमा लड़ना है, उसकी तनख्वाह और मरात क्या होंगी वो IMF सेट करेगा। उसमें टैक्स क्या लगेगा वो IMF सेट करेगा। तो ये पढ़िए आपकी खुद मुख्तारी, ये पढ़िए आपकी आज़ाद खारजा पॉलिसी। अब ये बिलावल साहब ने इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया कि जनाब वो अपना गुजर बसर किस तरह करेंगे। ये वैसे तो उनकी पे वगैरह अच्छी होती है, और अगर किसी भी मुल्क के अंदर आपका कोई भी डिप्लोमेट तैनात हो तो ये बुनियादी तो उसका हक है कि उसको ये सारी चीज़ें, ये मरात मिलनी चाहिए। लेकिन इसका आउटकम पाकिस्तानियों के लिए क्या है? मेरे ख्याल में बहुत सारे तो सफारत खाने ऐसे हैं हमारे जो आपको वैसे ही उनको छोटा कर देना चाहिए। इतने बड़े सफारत खानों की जरूरत नहीं है। जगह जगह आप लोगों ने बड़े बड़े सफारत खाने महंगी महंगी जगहों पे खोले हुए, और हालत ये है कि आप उनकी तनख्वाह और मरात भी IMF के हदायत के ऊपर या डिक्टेशन के ऊपर तय करते हैं। क्यों करते हैं? इसलिए कि आपके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है, आप भीख उनसे मांग रहे हैं और तनख्वाहें आप बड़ी बड़ी दे रहे हैं। तो इतने बड़े बड़े मिशन आपको खोलने की क्या जरूरत है? अगर आप बरतानिया की मिसाल ले लें कि सेंट्रल लंदन में जनाब वो इतनी महंगी जगह के ऊपर एक इतनी बड़ी इमारत है, वो किसी बाहर जगह पे भी हो सकती है, किसी और दूसरे दीगर ममालिक में भी देख लें आप, बड़े बड़े सफारत खाने हैं, बड़ा बड़ा सफारती अमला है। मेरे ख्याल में इनको तो मिनिमम लोगों के साथ काम करना चाहिए जिधर भी ये काम करें, पाकिस्तान के सफारत खाने, इसलिए कि अभी आप तनख्वाहें नहीं दे सकते। आपको IMF कह रहा है कि इनके ऊपर टैक्स लगाओ, इनके अलाउंसेस पे। अब वहां पे जो अमला होगा उनके ऊपर अगर टैक्स लगेगा, उनके अलाउंसेस में कटौती होगी, तो हो सकता है कि उनको मसाइल हों। आप जिस तरह मैंने पहले बरतानिया की मिसाल दी, वहां पे हर चीज बड़ी महंगी है, वहां पे घरों के किराए बड़े महंगे हैं। अगर आप डिप्लोमेट्स को पैसे ही नहीं देंगे कि अपना घर तुम किराए पे ले सको, भेज तो आप देंगे, तो फिर क्या वो किसी और मुल्क से पैसे लेके वहां पे घर लेगा? वो एक नई मुसीबत चल पड़ेगी हमारे लिए। तो लेकिन उसका एक हल ये है कि आप अमले को कम करें, अमले को वापस बुलाएं, महदूद रखें अपना अमला। लेकिन ये मजाक है जी पाकिस्तानियों के साथ, जो ये सोचते हैं कि हमारी खारजा पॉलिसी आज़ाद क्यों नहीं है और हम आज़ाद खारजा पॉलिसी क्यों नहीं बना रहे। तो जिन लोगों ने हमारी खारजा पॉलिसी प्रेजेंट करनी है दुनिया के सामने, वो लोग बेचारे इतने मजलूम हैं कि उनकी तनख्वाहें भी IMF जो है उसमें कटौतियां कर रहा है, उसमें टैक्सेस लगवा रहा है उनकी मरात के अंदर। ये थी जी थोड़ी सी तफसीलात। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब से कुछ देर बाद मेरी कोशिश होगी कि एक और वीडियो भी बनाऊं और कुछ जो लोकल और मकामी न्यूज़ वगैरह हैं वो भी आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं लोकल इकोनॉमी के हवाले से, सियासत के हवाले से, वो भी आने वाली वीडियो के अंदर मेरी कोशिश होगी कि आपके साथ शेयर की जाए। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।